गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस। इलेक्शन 2024 ख़त्म हो गए। हर इलेक्शन की तरह इस इंतखाब में भी धांधली के इल्ज़ामात लगे, शोर मचाया गया, इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात भी लगे। असम्बलीज़ और हुकूमतें बन गई हैं, लेकिन धांधली के इल्ज़ामात का हल इस बार भी कोई नहीं निकल सका। सवाल ये है कि इस बार जो इंतखाबात हुए हैं वो माजी से बढ़कर उनमें धांधली हुई है या वही इल्ज़ामात हैं जो माजी में लगते रहे हैं। सवाल ये भी है कि वो जमातें जो कि कभी ना कभी किसी न किसी वक्त इल्ज़ामात लगाती हैं धांधली के, वो रिफॉर्म की तरफ क्यों नहीं जाती हैं। रिफॉर्म के एजेंडा पर कौन मानेगा कि सब एक ही तरीके से मुशावरत करें, एक ही मामले से उसका हल निकालें। क्या इसका कभी हल निकल पाएगा या हमेशा ऐसे इंतखाबात होंगे जिसको एक जमात मानेगी, दीगर जमातें नहीं मानेंगी, दीगर जमातें मानेंगी तो एक जमात नहीं मानेगी। इस दफ़ा भी 2024 वाज नो एक्सेप्शन, लेकिन फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की जो डिबेट हुई है वो बड़े ज़ोरदार तरीके से इस दफ़ा हुई है। हम आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिखाते हैं मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस की, मुख्तलिफ एनालिस्ट्स की, वो क्या क्या कहते रहे हैं इन इंतखाबात के हवाले से। अली मोहम्मद ख़ान साहब ने फॉर्म 47 और 45 के मामले में कहा कि हल निकलेगा तो सुप्रीम कोर्ट से। लेट्स वॉच हिम। हम कभी भी किसी के गिरबान में हाथ डालने के कायल नहीं, लेकिन किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो एक हद क्रॉस करे। पार्लियामेंट के अंदर हम अपना भरपूर सियासी किरदार अदा करेंगे। जो हमारा मैंडेट है उसका आधा तकरीबन हमसे ले लिया गया है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये इल्तिजा रखते हैं सामने। ये फॉर्म 45, फॉर्म 47 का इस कजिए का कोई हल निकालें। हम तो आईनी सियासी जदोजहद करेंगे। जिस जमहूरियत में मैंडेट का तकद्दुस नहीं है उस जमहूरियत का जनाजा निकलता है। ये ऐसे ही है जितना किसी बदन के लिए रूह की अहमियत है, इसीलिए एक जमहूरियत में मैंडेट की इज्जत की अहमियत है। लेकिन अफसोस जिन लोगों ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया उन्होंने खुद ही उसका जनाजा पड़ा। साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वाडा का कहना ही है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का मामला ये चलता रहेगा। उन्हें भी देखिए, इस दफा ज्यादा आवाज उठ गई। नहीं देखिए उतनी आवाज है नॉर्मल है, 2-4 पॉइंट हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, टटर होगी, खत्म हो जाएगी। और देखिए फॉर्म 45, 47 का ड्रामा चल रहा है। हमारा निज़ाम ही नहीं है अदल का जिसके अंदर हमें इंसाफ मिल जाए। तो जो 45 का फॉर्म है वो ए के पास भी है, बी के पास भी है, सी के पास भी और डी के पास भी है। 4 पार्टियां फॉर्म 45 लेके, तो बेस्ट ये कि आप उसके यूं करके बनाएं और इसके अंदर छोले खाएं और भुट्टे खाएं और समोसा भी खाएं और कभी कभार फ्रेंच फ्राइज भी आपको मिलते हैं जिस पर केचप डाल दें। दिस इज द रियलिटी। तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया कि वो इलेक्शन में धांधली पर ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने की तैयारी शुरू कर रही है। उन्हें भी देखिए। आप जो ग्रैंड अलायंस की बात करें, इसमें जो सरफहरिस्त जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अजक से माजी में तो आप गद्दारी के इल्जाम लगा रहे थे। आपका जो पिछला बयानिया था वो खत्म हो गया। नहीं, हमारा सिर्फ वर्ल्ड फाइट ही चल रहा है। हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। हम तमाम जो इलेक्शन के हवाले से जिसके कंसर्न है इसको इकट्ठा करेंगे और एक मुश्तरका तौर पर हम जो है ना आगे के लायबल पे करेंगे। चंद दिन कबल साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल से इलेक्शन में किए गए सर्वे का जब मैंने सवाल किया, उन्होंने भी बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। वो भी देखिए। आप लोगों ने इलेक्शन से पहले जुलाई 2023 में सर्वे करवाया था, उस सर्वे के मुताबिक नताइज आए। अब नताइज 2 किस्म के आए हैं। 45 पे अलग, 45 अलग नतीजे हैं, 47 अलग। तो 45 वाले जो नतीजे थे वो हमारे जून जुलाई के हिसाब से थे। 47 वाले नतीजे तो बाद में जो पोल्स आ रहे थे, पहले वाले पोल्स में जो हमने जून जुलाई में करवाए तो PTI काफी आगे था, पंजाब KP में भी आगे था और कराची में भी। तो हमको इस बात का इदराक था कि इमरान खान साहब 40, 50, 55 सीटें सिर्फ कराची और KP से जीतेंगे और उसके बाद उनका पंजाब से स्कोर शुरू होगा और मियां नवाज शरीफ का वहाँ पे 0 से शुरू होगा। इलेक्शन 2024 में जो इल्ज़ामात लगे ये माजी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। क्या इनके ऊपर हम मुस्तकबिल में सियासत ही होते देखेंगे या कोई तरीक़ाकार होगा कि हम फाइनली कह सकें कि ये इल्ज़ाम था, ये सही था, ये गलत था। लेडीज़ फर्स्ट की मिसाल से आई स्टार्ट विद यू गईदा फारूकी साहबा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपका क्या ख्याल है, ये क्या हुआ है इस इलेक्शन में? ऐसे ही हुआ है जैसे माजी में होता रहा है या कुछ फ़र्क है? देखिए फरिया इदरीस साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे, आपने दावत दी है। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी इन योर प्रोग्राम। जो आपने एक तफसीली इंट्रो दिया है, आपने एक दरिया को कूजे में बंद कर दिया ऑलरेडी। मेरा ख्याल है कि अब मेरे समय किसी के भी कुछ कहने की गुंजाइश रही नहीं है, लेकिन कमोपेश मोर और लेस इसी तरह से पाकिस्तान में इलेक्शन होते रहे हैं। कम से कम मैं 2002 से
पाकिस्तान के इलेक्शंस की कवरेज करती रही हूँ। 2002 से कोई भी पाकिस्तान में इलेक्शन का मुझे कोई इवन क्लोज टू द माइन्यूटली क्लोज टू परफेक्शन या माइन्यूटली इवन फ्री एंड फेयर इन द सेंस के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो नजर नहीं आया। 2018 में जो इलेक्शन हुआ मेरे नजदीक, मेरे हिसाब से, जितना मेरा सहाफती करियर है, जितना मेरा एक सहाफती नजर है, उसके मुताबिक 2018 में जो कुछ हुआ 2024 उसके करीब नहीं है। 2024 में डेफिनेटली चीजें हुई, बट उनको धांधली कहा जा सकता है या बद इंतजामी कहा जा सकता है, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन 2018 में जो कुछ हुआ कि आपने बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, 2024 में तो एक पॉलिटिकल पार्टी को शिकवा है ना, 2024 में सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अक्रॉस द बोर्ड आपने बांध के बिठा दिया और सिर्फ एक को आपने खुला मैदान दिया। यहां पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी को शिकवा है, उनको एतराज है या जो भी कुछ मामलात उनके हैं, जबकि मैं समझती हूँ कि उस पॉलिटिकल पार्टी की अपनी ही खामियां हैं। फॉर एग्जाम्पल 9 में अक्सरियत जो कैद है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, वो 9 मई के मुकदमात के हवाले से कैद है ना, या 9 मई के चार्जेस है उनके ऊपर। सो 9 मई किसी मुखालिफ सियासी जमात ने तो नहीं करवाया उनके ऊपर, उनके अपने लोगों ने किया, ने किया, अपने लीडर्स ने किया, जो कि सब वीडियोस ऑडियोज सामने हैं। सो बहरहाल डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ये एक बहुत बुनियादी डिफरेंस है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। सो वहीं से धांधली का और वहीं से सियासत में मुलव्विस होने का आगाज, या आप कहने के एक जो पीक पॉइंट है वो आ गया था और सबको समझ आ गई थी कि 2018 का इलेक्शन फिर किस तरह से होने जा रहा है। सो ये आपको तमाम इलेक्शंस में होता हुआ नजर आएगा, जिसको सियासी कारकुन धांधली कहेंगे, फिर वो फोरम्स पे जाएंगे, फोरम्स उसको बद इंतजामी कहेंगी, मिस मैनेजमेंट कहेंगी, जैसे हमने 2013 में देखा। 2013 में भी इमरान खान को यही शिकवा था कि जी धांधली नहीं, धांधला हुआ है, बहुत बड़ी धांधला हुआ है, बहुत बड़ा धांधला हुआ है। फिर जब वो गए सबूत कोई नहीं थे, ट्राइब्यूनल्स में गए, इलेक्शन कमीशन में गए, अदालतों में गए, सबूत कोई नहीं थे। 4 हल्के खुलवाने की बात की, वो 4 हल्के खुल भी गए, उनके मुखालिफिन ने दोबारा जीत भी लिए, और फिर आके वापस ट्राइब्यूनल ने भी कहा, अदालतों ने भी कहा कि कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं थी, बदइंतजामी थी, जो कि हिस्सा है। अब इसको ठीक कैसे करना, ये आपके प्रोग्राम का आज बुनियादी सवाल है। ये ठीक सियासतदानों ने ही करना है, पार्लियामान के अंदर से करना है। 2018 के बाद इमरान खान ने बहुत अच्छा किया, उन्होंने अपनी जो विक्ट्री स्पीच की थी उसमें उन्होंने कहा था कि जी आए सब बैठ के धांधली के खिलाफ एक बनाते हैं, एक मैकेनिज्म तश्कील देते हैं, एक प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, जो कि हुआ भी। एक कमेटी बनाई गई जो कि बड़े संजीदा लोगों पे मुश्तमिल थी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में, बट क्या हुआ, चंद इजलास हुए उस कमेटी के और फिर वही रद्दी की फाइलों में, टोकरियों में और कैबिनेट। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ टेन्योर हमने एक और डिबेट देखी जो कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे थी और उस पर एक तरफ बिल्कुल मान नहीं रही थी, एक जमात कहती थी हमने लेकर आनी है। सो कंसेंसस नहीं हो सका, आपने डिटेल में बताया गईदा साहिबा। I'll come to you हफीजुल्लाह नियाजी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपकी तो ट्वीट मेरे पास है, आपने कहा हफ्तों महीनों से एक एक बात बार बार दोहराई, हर टीवी प्रोग्राम, वीलॉग्स और कॉलम्स में लिखा 8 फरवरी को इलेक्शन कराए तो सत्यानाश रहेगा, ना कराए तो सवा सत्यानाश होगा। कैच 22 सूरत हाल से 2-4 रहना है, मेरी बदकिस्मती जो कहता रहा वही कुछ हुआ मजीद अबतर। सो एग्जैक्टली फिर सत्यानाश हो गया नियाजी साहब या सवा सत्यानाश हुआ है? बहुत बहुत शुक्रिया फ्रिया, और गरीदा को भी बहुत सलाम। देखिए जी, मैं इसमें वो खुशी की बात इसलिए नहीं है या आसूदगी नहीं है कि ये 25 करोड़ लोगों की मुमलिकत है। इस इलेक्शन में मेरा ख्याल है कि सवा सत्यानाश से भी ज़्यादा जो है एक और किस्म का एक क्योस पैदा हुआ है। पहली बात तो ये है कि आप जो प्याली में तूफ़ान का शोर है, या तूफ़ान है एक प्याली के अंदर जो उसका शोर मचा हुआ है, वो बिल्कुल बेजा है। ये जितने बयानात आपने तहरीक इंसाफ के सुनाए हैं, असद कैसर साहब के, अली मोहम्मद ख़ान साहब के और इसी के बाकी, इससे भी कतई नज़र जो उनकी क़यादत है, जो नई नवेली क़यादत है, जिसका तहरीक इंसाफ से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, चाहे कोई उनकी सियासी तहरीक इंसाफ के अंदर जो
वजूद है वो भी उनको 1 साल 1.5 साल से ज़्यादा किसी को नहीं हुआ होगा। अली जफ़र साहब भी जब सेनेटर बने हुए 2021 में तो तहरीक इंसाफ के मेंबर नहीं थे या कोई ताल्लुक नहीं था, वकील कैसियत से आए, बाद में उनकी सर्विसेज अच्छी लगी, उनको सेनेटर बना दिया गया। ये सारे इन्होंने भी इलेक्शन के बारे में यही सूरत हाल पेश की है कि हमें कबूल है नताइज, अपोजिशन और अपने आप को उन्होंने हाउस का हिस्सा बनाया और अभी तक वो उसी तरीके से फर्मा बरदारी के साथ काम करें जिस तरीके से मुस्लिम नून या पीपल्स पार्टी जो उनको जिस तरीके वो सर अंजाम दे रहे हैं। आपने देखा नहीं कि मंगल और बुध की दरमियानी रात को, आधी रात को, जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून में यकसुई पैदा हुई और इलामिया जारी हो गया और फिर उनको जो चीज़ें कुछ उनकी मान ली गई दोनों तरफ और कुछ नहीं मान ली गई और इसके बाद उनको एक अनाउंसमेंट करनी पड़ी। वेरी नेक्स्ट डे तहरीक इंसाफ ने कमाल मुहारत से कहा जी कि हमारा कैंडिडेट वजारत उस्मा का जो उमर अयूब है साहब है और पंजाब के अंदर हमारे वज़ीर आला के कैंडिडेट जो है मोहम्मद असलम इकबाल हैं और केपी में अली अमीन खंडापुर साहब है। तो शाम को टीवी चैनल्स में जब हम बैठे थे अपने प्रोग्राम वगैरह दूसरे जितने हो रहे थे तो उसमें मैंने यही कहा, मैंने कहा मियाँ बीवी राजी जो क्या करेंगे काशी। अब देखें तीनों पार्टी जो है असेंबली की हद तक, सिस्टम की हद तक वो इसके अंदर शामिल हो चुकी हैं। दूसरी बात यह है कि फ्रीया जो इलेक्शन जो है इसको एक्सेप्ट किए हुए है। हम हैं कि खामखा एक जो है उलझनों में पड़े हुए हैं और एक उसके अंदर से मसले हल कर रहे हैं। वो मसले मौजूद हैं और आपका बिल्कुल सही एक पर्टिनेंट एक आस्किंग है कि मुल्क जो है फाइनली ये किधर जाएगा, ये इलेक्शन लेके क्या एक सियासी इस्तेकाम देंगे या कोई गैर यकीनी की सूरत ख़त्म होगी, उसके लिए अलहदा जवाब है कि नहीं है। लेकिन जो यहाँ तक है तो सब अच्छे की रिपोर्ट है। मैं तो हमेशा जानता हूँ कि धांधली के खिलाफ इस मुल्क में एक ही जो चली थी तहरीक और वो 1970 में चली थी जब भुट्टो साहब के इलेक्शन के ऊपर सवालात उठे थे और उसने 1.5-2 महीने में भुट्टो साहब की हुकूमत का मलियामेट कर दिया था। और वो उन्होंने जैसे नेशनल असेंबली के इलेक्शन अनाउंस हुए, सूबाई असेंबली उन दिनों 3 दिन बाद इलेक्शन होते थे, उसका बायकआउट करके 7 मार्च 1977 को इलेक्शन हुए। 14 मार्च 1977 को उन्होंने प्रोटेस्ट कॉल किया। 21 अप्रैल 1977 को भुट्टो साहब ने खुद मार्शल लगाया उस तहरीक को कम करने के लिए। उसके बाद फिर मार्शल लॉ भी तो लग गया, रिजल्ट तो ये निकला उसका। वो तो दूसरा मार्शल था, नहीं वो तो अलहदा बात है। लेकिन मैं तो सिर्फ प्रोटेस्ट की जो है ना वो कर रहा हूँ कि जब तहरीक इंसाफ कह दिए कि हम परमानेंट प्रोटेस्ट करेंगे, यानी कि ये प्रोटेस्ट उससे भी ज्यादा बेनाइन होगा जो इमरान खान साहब अपनी क़यादत में 2013, 2014, 2015 में करते रहे हैं, या इमरान खान साहब जो है 2022, 2023 के अंदर जो हफीज रनियाल साहब, आपको लगता है कि पीटीआई मुतहम्मिल हो सकती है प्रोटेस्ट करने की पोस्ट 9 मई? मैं उसके बारे में तो एक और बात है कि उससे पहले कौन सी मुतहम्मिल हो सकती थी कि 25 मई 2022 को 30 लाख बंदे लाने थे और 3000 बंदा नहीं ला सके थे। फिर 26 मई को लोगों से कसम कुरान लिया था लॉन्ग मार्च के लिए रावलपिंडी में जब उन्होंने, तो आपने देखे कितने जलसे किए, कितनी इन्वेस्टमेंट की, कितनी उन वहां पे हलफ लिया गया कि वो रावलपिंडी आएंगे, तो 4-5 हजार बंदे नहीं इकट्ठे कर सके। जेल में तहरीक में लाखों बंदे शामिल होने थे, 150 बंदा नहीं हुआ। तो उसमें पीटीआई को इस बात का इदराक होना चाहिए कि उनकी जो सपोर्ट है जो बहुत ज्यादा है, जिसको मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन वो उसके बारे में ये कहना कि वो इनको मुल्क के अंदर 2/3 मेजॉरिटी या 1/3 सिंपल मेजॉरिटी दे देते या हो सकता था, ये मुमकिन नहीं था। हो सकता है कि इन इलेक्शन में जो एक चीज़ें बता दें, बहुत सारी चीज़ों के अगेंस्ट गई, उनको सिंबल नहीं मिला, उनके कैंडिडेट्स नए थे, अगर ना होते तो हो सकता है कि या कुछ और जहाँ कहीं पे अगर कोई धांधली की 15-20 सीटों की शिकायत होगी, जो हमारे पास कोई नाप तोल का इशारी निज़ाम नहीं है कि जैसे गरीदा बीबी ने कहा है कि 2018 से कंपेयर करें या किसी से कंपेयर करें किसमें उसमें 2 सीटें ज़्यादा गई या कम गई। लेकिन अगर इससे सिर्फ नज़र कर ले तो तहरीक इंसाफ जो है वो उसको ये गलत फहमी कि जी कोई पाकिस्तान में मुस्लिम नून को बिल्कुल एलिमिनेट करके और अखलौती दंदराना था, तो उनको पहले पता चल जाना चाहिए था कि उनके पास वो फोर्स नहीं है
वगरना जितनी मेहनत इमरान खान साहब ने की है, मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब मैं नजर दौड़ाता हूं तो आज तक किसी ने सड़कों पे इतनी मेहनत नहीं की जो 2022 और 2023 में की गई है। डेफिनेटली 9 मई का वाकया कैसा जो काउंटर प्रोडक्टिव था कि एक ऐसी चीज है जिसको इमरान खान साहब ने तमतराक के साथ 13 मई को ऑन किया। कल भी उससे बरात हासिल करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे खिलाफ साजिश हुई है, लेकिन 13 मई को उन्होंने कहा कि अच्छा गिरफ्तार आप करो और हम एहतजाज वज़ीर आज़म हाउस के खिलाफ करें। लेकिन उससे ज्यादा फिक्र इससे ज्यादा सख्त था जब वो लाहौर पहुंचे, जमानत पर रिहा होकर आए थे, तो उन्होंने कहा जी कि फिर मुझे गिरफ्तार करोगे, फिर आपके साथ यही होगा, यानी कि मेरे लोग जो है इसी तरीके से जाएंगे या वो अटैक्स करेंगे। राइट, वक्त हुआ एक ब्रेक का एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। एक कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, इस इलेक्शन में बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ। इलेक्शन से पीछे चले जाते हैं, 1 साल पहले चले जाते हैं, हमने कुछ मुख्तलिफ मामलात देखे, असेंबलियाँ तोड़ी कई वक्त से पहले, फिर उसके बाद 90 डेज़ की मुद्दत के ऊपर बहुत डिबेट हुई, इंटरिम गवर्नमेंट की क्या लीगैलिटी है उस पर बात हुई, उनके इख्तियारात पहले बढ़ाए गए। सो कॉन्स्टिट्यूशनली वेयर डू यू सी दिस इलेक्शन? This election is unconstitutional. This is marred by illegalities और ये पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन है जिसको पाकिस्तान के अंदर से लेके बैनुल-अक़वामी दुनिया के जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, इंडिपेंडेंट जो तंजीमें हैं, उन्होंने इस इलेक्शन को धांधली ज़दा इलेक्शन करार दिया है और इस हद तक धांधली ज़दा करार दिया है कि आपने एक पार्टी को, एक वाक़े को जो उसमें पार्टिसिपेंट्स थे उनके ख़िलाफ़ तो ट्रायल आज तक मुकम्मल नहीं हुए। हफीज़ुल्लाह खान ने आज सब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, इन टच हैं इन मामलों से, लेकिन पूरी पार्टी को उसकी सज़ा दी गई। वो लोग जो वहाँ पे नहीं थे उनको भी सज़ा दी गई। जो पूरी दुनिया में जो क्रिमिनल ट्रायल और क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस सिस्टम का निज़ाम है उसको अपसाइड डाउन करके ये मामला किया गया। लेकिन जब इलेक्शन होता है, आपने एक पार्टी से सिंबल लिया, गैर आइनी तरीके से लिया, गैर कानूनी तरीके से लिया, उसके बाद इलेक्शन रिज़ल्ट क्या आता है? फिर इलेक्शन रिज़ल्ट रोक के सुबह तक अभी तक क्या हो रहा है? जब इस किस्म के आप काम करके उसके बाद मेरा ख्याल में तो ये हमारी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होगी कि अगर हम एक गलत चीज़ को गलत ना कह सकें। इस गलत चीज़ को आप किसी भी पाकिस्तान के माजी के इलेक्शन से मासवाए जो 70 का इलेक्शन था, मैं नहीं समझता कि उसके साथ कंपेयर किया जा सकता है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया गया है इसमें? जब 90 दिन में इलेक्शन होने थे, क्या वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड थी? जितनी वायलेशंस आइन और कानून की इस इलेक्शन में हुई हैं, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुई। सो सोल्यूशन क्या है आपकी नज़र में? देखिए, सोल्यूशन तो इसका जाहिर है पॉलिटिशियंस बैठेंगे, अगर वो अपनी ज़ात से बढ़ के, अपनी जमातों से बढ़ के सोचेंगे तो फिर ही मामला होगा, वरना तो ये निज़ाम ऐसे ही चलता आया है और ऐसे ही चलता रहेगा। और आगे भी लोगों के मैंडेट को तहफ़्फ़ुज़ ना देना, इसमें मैं समझता हूँ कि अदालतों की भी नाकामी है। बुनियादी आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के ख़िलाफ़ कोई सब्सटैंशियल एक्शन ना लेना, ये भी अदालतों की नाकामी है। जब अदारे जो हैं नाकाम होना शुरू हो जाएँ तो फिर ज़ाहिर है मुल्क की कामयाबी मुश्किल होती है। तो अदारे जब तक एक्टिव नहीं होंगे, जब तक मामलात जो हैं, देखिए 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो सियासतदान जो हैं इस निज़ाम को दुरुस्त करें, या निज़ाम में से ही इदारे उठ के इस निज़ाम की खराबियों को एड्रेस करें। फ़िलहाल तो दोनों चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आ रही। राइट, इस इलेक्शन में 2018 वर्सेस 2024 करें। 2018 में नवाज शरीफ साहब जेल में थे, इस दफ़ा इमरान खान साहब जेल में थे। ये भी कहा गया कि पूरी हेल्प की गई उस वक्त PTI को। ये इल्ज़ाम लगता रहा है इस दफ़ा PMLN पे कि निज़ाम ने पूरी की पूरी सपोर्ट दी PMLN को। और ख़ास तौर पे इस इलेक्शन से पहले एक रिवर्स प्रोसीजर की बार बार बात हुई। ये कहा गया रिवर्स गियर लगाया गया है तमाम गलतियों को, और हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब वापस आए, वो मुकदमात से बरी हुए, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ नज़र आई। मगर उसके बावजूद जो एक सरप्राइज रिज़ल्ट निकला, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके। सो गईदा फारूकी, इस इलेक्शन में आप नवाज शरीफ साहब की सियासत को कहाँ देखती हैं अभी इस इलेक्शन के तनाजुर में और मुस्तकबिल में? नवाज शरीफ ने कहा तो यही जा रहा है कि कुर्बानी दी है, अपनी साहबजादी के लिए कुर्बानी दी है,
लेकिन मैं समझती हूँ कि उनका कम बैक हो सकता है मुमकिन तौर पे इसी टेन्योर के अंदर या इस टेन्योर के बाद भी। लेकिन अगर नवाज शरीफ पार्लिमानी सियासत में तो इन रहेंगे, लेकिन वो वज़ीर आज़म प्रीमियरशिप वाली सियासत से बाहर भी रहेंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो शायद वो खुद अपने आप को भी उसी रोल में फिलहाल इमेजिन कर रहे हैं, जैसे भारत में सोनिया गांधी बाहर बैठ के जो है चलाती रही कांग्रेस को, अभी भी चला रही हैं, और मनमोहन सिंह जो है वो वज़ीर आज़म थे और जो भी डायरेक्शंस होती थी वो सोनिया गांधी की होती थी। तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ अब लार्जर देन लाइफ रोल में अपने आप को शायद एनविजन कर रहे हैं, बट ये रोल उनका कितना कामयाब रहता है, क्योंकि आप जो खुद ड्राइविंग सीट पे बैठे होते हैं वो एक अलग मामला होता है। अगर आप ड्राइवर के साथ वाली पैसेंजर सीट पे बैठ के ड्राइवर को समझा रहे हो तो वो एक अलग मामला होता है। मरियम नवाज साहिबा बिल्कुल एक नॉविस हैं, अनट्राइड हैं, अनटेस्टेड हैं। वो किस तरह से ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि पंजाब में ब्यूरोक्रेसी को अपने साथ चलाना ये सबसे बड़ा एक फन है, सबसे बड़ा एक आर्ट है और सबसे डिफिकल्ट टास्क भी है। सो ब्यूरोक्रेसी को किस तरह से अपने साथ चला पाएंगी। फिर आपको पता है फरिया इदरीस साहिबा कि हमारी सोसाइटी खवातीन को लीडिंग रोल में बड़ी मुश्किल से कबूल करती है। तो मरियम नवाज के पीछे एक टैग तो है नवाज शरीफ की बेटी होने का, लेकिन ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेसी पे जितने भी बैठे हुए हैं आला ओहदों पे पंजाब में भी वो मर्द हजरात है, और बड़े वो क्या कहना चाहिए घामड़ किस्म के, और बड़े ही कहना चाहिए कि डाढ़ी किस्म की ब्यूरोक्रेसी है पंजाब की। सो वो कितना एक वुमेन बॉस से हिदायत लेते हैं और अहकामात लेते हैं, उस पर कितना अमल करते हैं। मरियम नवाज साहिबा कितनी फील्ड में जाके ब्यूरोक्रेसी अभी तक जितने 2-3 दिन हमने देखे हैं तो वो काफी फील्ड में निकली हैं, ऑफिस में जा रही हैं, लेकिन ये बड़ा कठिन काम होता है। जिस तरह शहबाज शरीफ निकलते रहे फील्ड में, या अभी मोहसिन नकवी साहब भी जिस तरह बड़ी अनथक वो मेहनत करते रहे, इस तरह से शहबाज शरीफ पिछले 16 महीने की कारकर्दगी नहीं दिखा सकी पीटीआई की हुकूमत। उस वक्त एतराज, उस वक्त जो लॉजिक थी वो ये थी कि जी हमारी मजबूरियां बहुत ज्यादा हैं, हमारी कोalition गवर्नमेंट है। अब आप उसको क्या मजबूरियों का नाम देंगे? अब तो आपके पास सारी की सारी काबीना किस पे ज्यादा प्रेशर होगा इस वक्त, शहबाज शरीफ साहब पे या मरियम नवाज पर? दोनों पर इक्वली, क्योंकि विफाक हुकूमत ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रोल करनी होंगी बहुत सी चीजें। फॉर एग्जांपल IMF का प्लान, अब IMF के प्लान के साथ जुड़ी हुई है कि आपकी पूरे मुल्क की इकोनॉमी, तो ज्यादा प्रेशर शहबाज शरीफ पे होगा परफॉर्मेंस दिखाने का। मरियम नवाज को एज हासिल रहेगा एक फर्स्ट टाइमर होने का कि अनट्राइड है, पर वो भी ज्यादा परजिस्ट नहीं करेगा। मरियम नवाज को वो 100 डेज का एक मार्जिन दिया जा सकता है, लेकिन उसके बाद कितने हद तक? उस्मान गुज़ार को भी दिया गया था ना, फर्स्ट टाइमर थे, अनट्राइड थे, अनटेस्टेड थे, इमरान खान की चॉइस थी, इमरान खान को पहली बार विफाक में हुकूमत मिली थी, सबको दिया गया था एक ग्रेस पीरियड, बट उसके बाद सबकी एक रुथलेस अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट हो गई थी। तो वो मरियम नवाज की भी होगी, बट ज्यादा प्रेशर आई थिंक शहबाज शरीफ पे होगा। तो नवाज शरीफ किस तरह ड्राइवर के साथ वाली सीट पे बैठ के अपने भाई को भी चला सकते हैं, अपनी बेटी को भी चला सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक जो है वो सवाल होगा। और जिस तरह नून लीग ने दिखाया कुछ और बेचा कुछ और, इश्तिहारात चलाए नवाज शरीफ के, वज़ीर आज़म के, लेकिन वज़ीर आज़म कोई और बना दिया। इसी तरह से वो दिखाएंगे भी कारकर्दगी का नारा, लगवाएंगे भी कारकर्दगी का नारा, लेकिन अवाम तक पहुंचाएंगे क्या? ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी वो दराज वाली जो है सूरत हाल कि ऑर्डर कुछ और करे, निकल कुछ और है। राइट, वक्त हुआ एक ब्रेक का, एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। नवाज शरीफ साहब के बारे में, शरीफ फैमिली के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया गरीदा ने। सो द अदर मेन प्लेयर इमरान खान साहब, उनकी एलिया बुशा बीवी पर 190 मिलियन पाउंड केस में भी फर्द जुर्म आयद हो चुकी, काफ़ी साल आगे जेल में नजर आ रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत है। इद्दत केस, तोशाखाना केस, साइफर केस, इसमें तो सज़ा हो रही है। अब मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है बानी चेयरमैन के साथ? देखिए जी, मुस्तकबिल तो मेरे ख्याल में बानी चेयरमैन साहब का बिल्कुल उनके अपने हाथ में है। ये फैसला उन्होंने खुद करना है कि उसको किस तरीके से मैनेज करना है। मुश्किलात बहुत हैं। जो मामला है उनका, वो सिर्फ उनकी जो बोनो कंटेंशन है, या इस वक्त जो एक ड्यूल चल रही है, या कहने के लॉन्ग ड्यूल है, या लॉन्ग हॉल ड्यूल चल रही है,
अब इमरान खान साहब के पास एक फॉलोइंग तो बहुत अच्छी खासी है, लेकिन फॉलोइंग ने इमरान खान साहब को बहुत मायूस किया है। आप भी मत भूलें कि इमरान खान साहब पे एक गोलियां भी चली, इमरान खान साहब को नाअहल भी किया गया, अरशद शरीफ का कत्ल केस ही मैं इसी पैराए में देखता हूँ, तो लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, एक पत्ता नहीं गिरा। ये एक बड़ी तकलीफ दे बात है, और ये कोई मैं किसी नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ। तो इमरान खान साहब की ताकत है, उसको उन्होंने कैसे इस्तेमाल करना है, मेरा ख्याल है पहला उनकी ड्यूटी ये बनती है कि अपने आप को संभाल के रखें। ये बिल्कुल अब सही कह रहे हैं मेरे भाई के जी, जो इलेक्शन जो है ये इनके नज़दीक गैर कानूनी हुआ है। तहरीक इंसाफ का आम बंदा जो है वो इस वक्त बिल्कुल कर्ब में मुब्तला है, और उसकी वजह ये नहीं है कि वाकई ये धांधली है, उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया जिसके ये बिलीवर बन गए और जिनको अपनी सहूलत इस्तेमाल किया है, वो इनको ही पता है, मुझे पता है कि वो किसी मेरे हक में या मेरे मुखालफत में 1995% गलत बयानी करता है। लेकिन क्राइसिस ये है कि एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ कि उसमें जी कि सोशल मीडिया पे हम बहुत मुसलसल तनकीद करते हैं, पीटीआई पे बार बार करते हैं, लेकिन जो बल्ले के निशान को उन्होंने केटर किया अपने सोशल मीडिया की पावर से, और तो कोई नहीं थी, उसने डायनामिक्स चेंज नहीं किए सोशल मीडिया के भी इस इलेक्शन के बाद। नहीं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, वो तो तहरीक इंसाफ ने इसको एक आर्ट बना के पेश किया है। मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया को जिस एग्रेसिवली मैसिवली सोशल मीडिया को यूज़ किया या जिस तरीके से हमने जलसे ऑर्गेनाइज किए, वो तो मेरा ख्याल है कि पिछले 8, 10, 12 साल से एक बाकी पार्टियों को भी उसको एक रोल मॉडल के तौर पे सामने रखना चाहिए। ये एक बहस है, लेकिन उसमें मैं जो बात करना चाहता हूँ यह कि इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त उनकी जो पार्टी है वो दरमियान, अब देखें एक तरफ उनकी सपोर्ट है और एक तरफ इमरान खान खुद है। इन बिटवीन इमरान खान साहब के पास जो गैप आता है, कि जो लीडरशिप है उसमें आपने ये सुन रहा है कि ना अली मोहम्मद खान जो है उनकी एक बात बड़ी ज़बरदस्त है, बात उन्होंने एक ही की है, उसने कहा हम असेंबली में बैठेंगे। ये उन्होंने इस असेंबली इलेक्शन की लेजिटिमेसी को कबूल किया। गौहर खान का भी यही बयान, अली जफर साहब का भी यही बयान, अफजल शेर मरवत का भी यही बयान, और ये तहरीक इंसाफ का आम वर्कर ये महसूस करता है कि उनकी जो क़यादत है वो उनको बिट्रे कर रही है उनके लिहाज से, यानी कि वो जिस तरीके से इशू को जेल से बाहर इन लोगों ने हैंडल करना था। अब इमरान खान साहब को जो दूसरा नुकसान हुआ ये है कि जुल्फिकार भुट्टो साहब जो थे, जब वो जेल में थे तो एटलीस्ट उनके साथ 2 ऐसे लोग थे जो कि दिलो जान से उन पर जान निछावर कर सकते थे, और उन्होंने की। एक का नाम था नुसरत भुट्टो, एक का नाम बेनजीर। सारी क़यादत है भुट्टो साहब की उनकी छोड़ गई थी। नवाज शरीफ साहब के साथ यकीन जानो कि ये बाजवा साहब की हुकूमत थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, ये एक बिट्रेयल था नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून का। लेकिन उसमें एक मरियम नवाज थी जो नवाज शरीफ साहब के लिए हर उस इंतहा तक जाने के लिए तैयार थी, इसलिए वो भी इमरान खान साहब का ये सहूलत भी नहीं है, कोई फैमिली में ऐसा नहीं है, फैमिली की बात ही नहीं है, फैमिली का इश्यू नहीं। इमरान खान साहब का जो माइंड सेट है कि उन्होंने बड़े तरीके से, जरूरी नहीं कि फैमिली से आप तैयार करें, आप पार्टी के अंदर से भी नंबर 2 तैयार कर सकते, उन्होंने नंबर 2 तैयार नहीं हो किया। ये उनका एक ये था कि उनको दिलचस्पी नहीं थी इसके अंदर, उनको अपने अलावा कोई चीज नजर नहीं आती थी। लेकिन क्राइसिस इस वक्त उनका बहुत बड़ा है कि इस वक्त ये निज़ाम जो है इसको 5 साल कोई भी नहीं हिला सकता। शहबाज शरीफ या पीपल्स पार्टी के दरमियान में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ठीक है। इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है उसका एक प्लस पॉइंट है। इमरान खान साहब को अपनी प्लानिंग करनी है, हिकमत अमली ऐसी बनानी है कि जेल में रह के उन्हें अपना को जिंदा भी रखना है, अपनी सियासत भी चलानी है, और जो नहीं खत्म होगी। ये इंटरेस्टिंग सिनारियो है और आई कम टू यू, लेकिन आप इसके ऊपर जरूर कमेंट करें। जो नजर आ रही है कि पीटीआई बहुत वीकेंड पोजीशन में है, जो न्याजी साहब बात कर रहे हैं, नॉट नेसेसरली फ्रॉम फैमिली, जो पार्टी भी है वो चले गए, नंबर 2 जितने भी थे, जिस तरीके के भी थे, वो लोग भी पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। इलेक्शन में जो मैंडेट आया उसके ऊपर वो डिसमेड हैं, लीडरशिप है नहीं है। सो ही सेइंग कि कोई ऐसा नहीं है जो पार्टी को एक्चुअली संभाल सके। PMLN हो या दीगर पार्टी से उनका अलायंस है, PTI अलग साइड पे है। सो वी आर सीइंग 5 years ऑफ दिस गवर्नमेंट। देन देखिए 5 साल पाकिस्तान में तो कोई गवर्नमेंट को पूरा करती है नहीं करती है, तो हालात तो वाक़यात होते हैं।
तो ये कहना कि फ़लाँ के साथ नहीं होगी और फ़लाँ के साथ नहीं होगी, ये यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पीटीआई की वहाँ पे होगी, 80-90 जितने भी उनके मेंबरान हैं, और अगर उनको रिजर्व सीट्स भी मिल जाती हैं तो इतनी बड़ी अपोजिशन को साथ लेके चलने वाला भी तो लीडर कोई नहीं है पूरी असम्बली में कि वो सबको साथ लेके चले। और ये हालात जो हैं ये मुश्किलात तो होंगी, क्योंकि जैसे पिछले पीटीआई ने रिज़ाइन किया नेशनल असम्बली से पीछे, तो उसके बाद तो एक स्मूथ सेलिंग थी। तो अब आई थिंक अपोजिशन तो होगी, और असम्बली के अंदर जो है कुछ पुराने चेहरे हैं पीटीआई के पास जो कि ऑब्वियसली इनकी से है। So ये अच्छा डिसीजन है कि they want to stay in the parliament. I think they've learned the lesson. सिस्टम के अंदर रह के, सिस्टम के साथ अगर आप ने करना कोई सिस्टम में तब्दीली लानी है तो सिस्टम के अंदर तो रहना पड़ेगा, वरना सिस्टम के बाहर जाके तो आप नई सिस्टम, या तो आपके पास ऑल्टरनेट कोई हो, वो तो है नहीं। तो इस वक्त जो भी मामला हैं आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ये मामला स्मूथ हो जाएंगे और इनमें कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। बाकी 5 साल में इस मुल्क में तो अगले 5 घंटे का नहीं पता लगता, 5 साल तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पे क्या होता है, इकॉनमी की सिचुएशन जो है वो डिटीरियरेट होगी आम लोगों के लिए, उसका भी एक इम्पैक्ट आएगा और बहुत बुरा इम्पैक्ट आएगा। 16 महीने की जो पीडीएम की पिछली गवर्नमेंट है, लोग वो भूले नहीं हैं, लोगों ने मैंडेट नहीं दिया है। मैंडेट जो है वो बिल्कुल लोगों के, आप ये सोशल मीडिया को इल्ज़ाम देना जो है वो मेरे ख्याल में तो दुरुस्त बात नहीं है। और इस आम लोग जो हैं वो इस गवर्नमेंट को लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं समझते, और इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। जब तक आप लोगों की चोज़न रिप्रेजेंटेटिव्स को आप नहीं देंगे गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट शेकी रहेगी, सिस्टम नहीं चल सकेगा। सिस्टम में लेजिटिमेसी नहीं हो तो अथॉरिटी नहीं आती। सिस्टम आपको लग रहा है, इज देयर एनी अल्टरनेट सोल्यूशन? नहीं, अल्टरनेट सोल्यूशन तो फिर मिड टर्म इलेक्शन होंगे ना, अगर इस सिचुएशन पे चल रहती है। नहीं, फिर ये रिजल्ट अगर आएगा तो फिर तो ये मामला चल नहीं सकता। देखिए, आपने एक दफ़ा पहले ये किया इस मुल्क के साथ, तो फिर क्या हुआ? ये चीज़ें आप इतना आसानी से ब्रश असाइड तो नहीं कर सकते ना, इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन होते हैं, इनके रैमिफिकेशंस बहुत सीरियस होते हैं। आप किसी भी इलेक्शन करवाएं, देखें इस पूरे जो सिस्टम में आप एक चीज़ को तो डिनाई नहीं कर सकते, लोगों ने डेमोक्रेसी के ऊपर ट्रस्ट किया है, उन्होंने वोट दिए हैं, और अगर आप उनकी वोट को इज्जत नहीं देंगे जो कि नहीं दी जा रही, तो फिर सिस्टम से बिलीफ उठता है। और जो यंग जनरेशन है उसको इस सिस्टम में रखने के लिए आपको सिस्टम को ऐसा करना है कि वो डिलीवर करे, और वो जो उनकी वोट है या उनकी जो चॉइस है वो उसको इज्जत तो मिलनी चाहिए। अगर उसको आप नहीं देंगे तो फिर ये सिस्टम कैसे रन करेंगे? क्योंकि देखिए, जो भी चीज़ें फ्री है वो चलनी तो अवाम के सर पे है ना, अवाम ही सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। कोई भी इदारा, कोई भी अपना चीज़ जो है वो अवाम से बड़ी तो नहीं हो सकती, पाकिस्तान से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान को आपने एक ऐसा मुल्क बनाना है जो वाइब्रेंट हो, इकोनॉमिकली, जो पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, और जिस तरीके से मर्जी आप कर लें, आपको उसके लिए लोगों का ट्रस्ट हासिल करना ज़रूरी है। लोगों का ट्रस्ट निज़ाम इंसाफ से और इस सिस्टम से उठता जा रहा है, ये इंतहाई ख़तरनाक बात है। जो फैसला करना फैसला साज हैं उनको चाहिए कि इस वक्त के लोगों की आवाज़ सुने। जल्दी मिड टर्म इलेक्शन नहीं, मिड टर्म इलेक्शन तो ऑब्वियसली देखिए, अगर तो मामलात इस तरह, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इकॉनमी है, इकॉनमी की जो सिचुएशन है वो नज़र नहीं आती कि वो संभलेगी, और IMF का जो पैकेज है वो इस वक्त बहुत सख्त टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको मिलेगा। और जब नवाज ने भी कहा कि मुश्किल है, वो मुश्किल, देखिए वो मुश्किल फैसले जो हैं अवाम जो है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त कोई बिजनेस इतनी अच्छी तरीके से नहीं चल रहा, इकॉनमी स्टॉल हुई हुई है, उसको चलाने के लिए जिस चीज़ की मुझे बिल्कुल रैप अप करना है। आई थिंक गईदा आप कुछ ऐड करना चाहिए, व्हिच ब्रिंग्स अस बैक टू वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम, कि सिस्टम अगर ठीक होगा, इलेक्शन का बिलीवेबल होगा, एक्सेप्टेबल होगा फॉर एवरीवन, तो शायद हम इस डिबेट को ना कर रहे होते आज। सो यू वांट टू ऐड समथिंग? आई हैव 1 मिनट गईदा। जी बिल्कुल, मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी। एक तो मैं हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब की जो बातें हैं जो उन्होंने बड़ी खुल के भी की हैं, और उन खुली बातों के दरमियान में बिटवीन द लाइंस भी वो आपको बहुत कुछ बता गए हैं। तो हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब के तो हम सब माशाल्लाह फैन हैं, इनके मोतरिफ हैं, इनकी बातें सुन के बड़ा अच्छा लगा है। एक चीज जो मैं आपसे पहले गुजारिश कर रही थी, तो मरियम नवाज ने, वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब की ब्यूरोक्रेसी तब्दील न करने का फैसला किया है।
ये बड़ी एक अनहोनी, बड़ी अनोखी बात है, क्योंकि जो भी नया चीफ मिनिस्टर आता है वो अपनी ब्यूरोक्रेसी सबसे पहले अपनी मर्जी के लोग लगाता है। तो ये वही बात है जो मैं आपसे कह रही थी कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो है ना, बड़ी डाढ़ी, बड़ी तगड़ी किस्म की ब्यूरोक्रेसी है। मरियम नवाज बतौर खातून आते ही उसमें अखाड़ पछाड़ नहीं कर सकेंगी, ना ही वो कर सकी हैं। उस्मान बुज़दार जैसा एक वीक बंदा, उसने भी आते ही अपनी मर्जी की ब्यूरोक्रेसी लगा दी थी एक हफ्ते के अंदर अंदर, लेकिन यहाँ पर ये काम नहीं हो रहा। दूसरा, सिस्टम ठीक कैसे होगा? पार्लियामान के अंदर से ठीक होगा। इवन तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो एग्जिस्टिंग एंड प्रिवेलिंग डेमोक्रेसी की सूरत हाल है, ये बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत ही वीक है। हमें ओवरऑल डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है इसकी ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी, हमें पूरी इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे आप टैक्सेस का मामला ले लें, अब जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, जहां जहां से जीत के एमएनएस वजीर बनते हैं, क्या वो उस बरादरी पर टैक्स लगाएंगे जो उनको वोट देते हैं? यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, ये बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में से एक। Right. We have to wrap it up. Rida Faruqi and gentlemen, thank you so much for being on the program. एक recap था इस इलेक्शन में, क्या खोया, क्या पाया, कैसे होगी वे फॉरवर्ड, और कैसे हम समझते हैं कि हमें कैसे मकाम तक पहुंचे जहां पे हम ना सिर्फ इलेक्शन हो बल्कि इस तरीके से हो कि हारने वाला भी जीतने वाले को मुबारकबाद दे। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।